आप जो दूध पी रहे हैं क्या सच में वो प्योर है? क्या आप इसकी गारंटी ले सकते हैं? ये भारत है। यहाँ हर सुबह स्टॉक मार्केट खुलने से पहले, पार्लियामेंट में बहस शुरू होने से पहले, स्कूल की पहली बेल बजने से पहले एक साइलेंट रिचुअल पूरे इंडिया में रिपीट होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करती है, एक चाय वाला केटल में दूध डालता है, एक एथलीट प्रोटीन शेक में दूध मिक्स करता है, एक पेशेंट मेडिसिन के साथ दूध पीता है, एक पुजारी देवता को दूध चढ़ाता है। 140 करोड़ लोग, अलग अलग धर्म, पॉलिटिक्स, भाषाएं और ओपिनियंस, पर एक बात पे सब एग्री करते हैं बिना कुछ डिस्कस किए कि दूध पे भरोसा किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी इतनी मैटर करती है, क्योंकि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल क्राइम्स उन चीजों के अगेंस्ट नहीं होते जिनसे लोग डरते हैं, वो उन चीजों के अगेंस्ट में होते हैं जिन पे लोग अंधा भरोसा करते हैं। और इंडिया में दूध से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं होता। अगर मिनिस्ट्री के डाटा के हिसाब से माने तो हर इंसान हर रोज 471 ग्राम कम से कम कंज्यूम करता है। लेकिन एक ऐसा नंबर भी है जिस पे हमें गर्व करना चाहिए। 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग हमारा मिल्क प्रोडक्शन 239.3 मिलियन टन था, अमेरिका से भी ज्यादा, पूरे यूरोप से भी ज्यादा, ह्यूमन हिस्ट्री में किसी भी देश से ज्यादा। यानी भारत दुनिया का 24% मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है, वर्ल्ड का नंबर 1, वो भी 3 दशकों से। तो डिनर टेबल पे ये सवाल कोई नहीं पूछता, अगर इंडिया दूध में डूब रहा है तो हेडलाइंस में फेक मिल्क क्यों ढूंढते रहते हैं, रेट्स में सिंथेटिक डेयरी यूनिट्स क्यों मिलती हैं, दूध में डिटर्जेंट है, ऐसी अफवाहें दशकों से फैलाई जा रही हैं। इतना दूध होने के बाद भी भारत ऑथेंटिसिटी के साथ क्यों स्ट्रगल करता है? इसका जवाब देने के लिए थोड़ा पीछे जाके उस पल से स्टार्ट करते हैं जहां पे हम कुछ भी नहीं थे। चलिए चलते हैं 1960 के दशक में। भारत एक डेयरी सुपर पावर नहीं था, बल्कि उल्टा था। दूध कम था, डिमांड सप्लाई से ज्यादा तेज बढ़ रही थी। भारत बाहर से मिल्क पाउडर इंपोर्ट कर रहा था अपने ही बच्चों को खिलाने के लिए। भारत के पास गायें थी, भैंसें थी, लोग भी थे। जो नहीं था वो था दूध। और फिर एक इंसान जो लेकर आते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको कहा गया ऑपरेशन फ्लड। उनका नाम है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन और कोऑपरेटिव फार्मर्स की एक पूरी जनरेशन ने वो कर दिया जो दुनिया में इम्पॉसिबल कहलाती थी। उन्होंने शर्त लगाई कि लाखों छोटे 2 भैंस वाले किसान बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स नहीं, पूरे प्लानेट को आउट प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाए, सही दाम दिया जाए और डायरेक्टली मार्केट से कनेक्ट कर दिया जाए, गांव से गांव, कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव और कैन बाय कैन। और ये काम कर गया। 21वीं सेंचुरी तक भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, यूरोप को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। मिल्क प्रोडक्शन जो 2014-15 में 146.3 मिलियन टन था, वो बढ़कर 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 240 मिलियन टन जा पहुंचा। एक दशक में 63.5 की जंप। ये आजाद भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी में से एक है। और हर सक्सेस स्टोरी का ये क्यूरियस पार्ट होता है, एबंडेंस अपना नया प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर लेता है। क्योंकि एबंडेंस टेम्पटेशन क्रिएट करता है और टेम्पटेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। इमेजिन करो, आप एक बेईमान ट्रेडर हो, आपके पास 1000 लीटर दूध है और आप 1300 बेचना चाहते हो। आप दूसरी भैंस नहीं खरीदते, नया शेड नहीं बनाते, नया वर्कर नहीं रखते, आप पानी मिला देते हो, 1000 लीटर का 1300 बन जाता है, यानी कॉस्ट बराबर, प्रॉफिट बढ़ गया। ये डेयरी वर्ल्ड का सबसे पुराना ट्रिक है, सिंपल, प्रॉफिटेबल और पॉइंट ऑफ सेल पे पकड़ना मुश्किल। पर लालच सिर्फ पानी पे नहीं रुकता। जैसे ही कंज्यूमर्स को पता चलता है कि दूध पतला लग रहा है, यानी फ्रॉडस्टर कुछ नया स्मार्ट तरीका ढूंढने लगते हैं, कुछ जो दूध जैसा लगे, दूध जैसा फील हो और बेसिक टेस्ट में दूध जैसा पास हो जाए, बिना एक ड्रॉप भी रियल मिल्क हुए। और यहाँ से केमिस्ट्री की एक कहानी एंटर होती है। ये कहानी को प्रूव करने वाले कुछ रेट्स भी सामने आए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने एक फैक्ट्री पकड़ी जहाँ 10,000 लीटर सिंथेटिक मिल्क बनाया जा रहा था। 25 क्विंटल स्किम्ड मिल्क पाउडर मिला। सप्लाई मथुरा में, अलीगढ़ में और हाथरस तक हो रही थी। वहीं दूसरी जगह मध्य प्रदेश, ग्वालियर और चंबल बेल्ट में एसटीएफ ने 3 सिंथेटिक मिल्क यूनिट्स बस्ट की। 10,000 लीटर सिंथेटिक मिल्क, 500 किलो सुपीरियर कंडेंस्ड मिल्क, 200 किलो सिंथेटिक पनीर सीज हुआ। लिक्विड शैम्पू, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल, माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर मिला। ये फेक मिल्क 6 राज्यों में दिया जा रहा था, दिल्ली, एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, और इनके ब्रांडेड आउटलेट्स तक सप्लाई हो रही थी। वहीं राजस्थान के किशनगढ़ में एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टैंकर्स में 2000 से 4000 लीटर असली दूध हाईवे पे निकल के सिंथेटिक मिल्क से रिप्लेस किया जा रहा है। उसमें यूरिया, शैम्पू, डिटर्जेंट मिक्स किए हुए थे। एक दूसरी तरफ यूपी, राजस्थान और एमपी बेल्ट में अप्रैल 2025-26 के आसपास 39,568 मिल्क सैंपल कलेक्ट किए गए। ये बताता है कि स्केल कितना बड़ा है।
वर्कर्स का क्लेम था कि 20 लीटर रियल दूध को 80 लीटर दूध में कन्वर्ट किया जा सकता था। पर सवाल ये है, ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी एक्चुअली कितनी बड़ी है? और ऑनेस्ट जवाब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा दूध पी रहे हैं। दूध के भी दो इंडिया होते हैं। यहीं से कहानी जेन्युइनली सरप्राइजिंग होती है और यहीं पे ज्यादातर वायरल व्हाट्सएप फॉरवर्ड गलत साबित होते हैं। 2018 में FSSAI ने देश का सबसे बड़ा मिल्क सेफ्टी सर्वे किया। 6432 सैंपल, 1100 प्लस से ज्यादा टाउन्स और सिटीज के अंदर। इस सैंपल में लगभग 93% सैंपल तो सही मिले, लेकिन 12 सैंपल ऐसे थे जो अनसेफ पाए गए। और ये एक सर्वे ने एक ऐसी रूमर को धीरे धीरे खत्म कर दिया जो सालों से देश को डरा रही थी। एक फॉरवर्ड मैसेज जो क्लेम करता है कि WHO ने वार्निंग दी थी कि 2025 तक 87% इंडियंस को कैंसर हो जाएगा, वो भी दूध की मिलावट की वजह से। गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि WHO ने कभी कोई ऐसा एडवाइजरी जारी नहीं की। ये मिस इन्फॉर्मेशन थी। तो क्या हमारा ऑर्डर बेसलेस है? फिर से सोच कर देखिए, शायद नहीं, क्योंकि एक और रिसेंट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर सामने आती है। 2024 के एक पीयर रिव्यू स्टडी में 330 सैंपल टेस्ट किए, उसमें से लगभग 70.6% में किसी न किसी तरह की एडल्ट्रेशन मिली। पर देखो किस टाइप की। इन सैंपल्स में 58.5% पानी डाइल्यूशन था, 23.9% डिटर्जेंट ट्रेस था, 9.1% यूरिया और बाकी कुछ अलग मिलावट है। और यहाँ एक ट्विस्ट है जो इसको एक डरावनी हेडलाइन से एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग पॉलिसी स्टोरी बना देता है। ये कंटेमिनेशन ज्यादातर ब्रांडेड पैकेज्ड मिल्क में नहीं मिली, बल्कि अनरेगुलेटेड लूज लोकल दूध में मिली, जो किसी कोल्ड चेन या टेस्टिंग सिस्टम के बाहर बिका था। पंजाब में FSSAI ने अपने 3 साल के ऑडिट में 1915 में से 902 डेयरी सैंपल्स लिए। 47% स्टैंडर्ड्स पे फेल हुए, लिक्विड मिल्क नहीं, जिसमें चीज और पनीर सबसे ज्यादा एडल्ट्रेटेड कैटेगरी में थे, स्टार्च, सुक्रोज, केमिकल फिल्टर्स के साथ। तो रियल स्टोरी ये नहीं कि इंडिया का दूध फेक है, रियल स्टोरी उससे ज्यादा शार्पर और अनकंफर्टेबल है। इंडिया 2 अलग डेयरी इकोनॉमी चलाता है साथ साथ, एक टेस्टेड, ट्रेसेबल और मोस्टली सेफ, दूसरी इनविजिबल, अनटेस्टेड और एग्जैक्टली वही है जहां फ्रॉड सबसे ज्यादा अच्छे से छुपाया जा सकता है। तो फिर आपके जहन में एक और सवाल उठता होगा, फिर वो दूसरी इकोनॉमी इतनी इनविजिबल क्यों है? चलिए एक सिनेरियो से समझते हैं। एक स्मार्टफोन सोचो, वो एक कंट्रोल्ड फैक्ट्री में बनता है, हर पार्ट ट्रेसेबल, हर शिपमेंट ट्रैक हो सकती है। अब सोचो 1 लीटर दूध, एक किसान सुबह दूध निकालता है, विलेज कलेक्टर उससे दूध इकट्ठा करता है, चिलिंग सेंटर्स पे स्टोर करता है, टैंकर्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोसेसर हैंडल करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसको ले जाता है, रिटेलर कभी कभी सिर्फ रोड साइड कार्ड पर फाइनली बेच देता है। यानी हर बदलता हाथ एक वैल्यू ऐड करता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी बढ़ता है। इंडिया सिर्फ एक प्रोडक्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ये दुनिया की सबसे डिसेंट्रलाइज्ड बायोलॉजिकल सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश है, जो लाखों छोटे किसानों से बनी है, कुछ बड़ी फैक्ट्रीज से नहीं। और इसी डिसेंट्रलाइजेशन ने व्हाइट रेवोल्यूशन को पॉसिबल बनाया, और यही आज पूरी ट्रेसेबिलिटी को इतना डिफिकल्ट बनाता है। जो स्ट्रक्चर भरमार लाया, वही स्ट्रक्चर फ्रॉड के लिए 1000 दरवाजे खोल रहा है, और वो भी इनविजिबल। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये इंडिया है तो दूध तो और जगह भी बिकता है, तो बाकी दुनिया इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करती है? आइए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। 2008 में चाइना ने सीखा कि भरोसा गिरता है तो क्या होता है। इंडस्ट्रियल मेलामाइन, प्लास्टिक बनाने वाला एक केमिकल, डाइल्यूटेड मिल्क और इन्फेंट फॉर्मूला में मिला दिया गया ताकि लैब टेस्ट में ज्यादा प्रोटीन दिखे। 3 लाख से ज्यादा बच्चे बीमार हुए, 54,000 के आसपास हॉस्पिटलाइज्ड हुए, जिनमें से 6 बच्चों की जान गई। इसमें पाया गया कि इसमें 22 डेयरी कंपनीज इन्वॉल्व थी। डैमेज सिर्फ मेडिकल नहीं था, रेपुटेशन भी थी, और सालों तक परमानेंट रहा। चाइनीज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ट्रस्टवर्दी फॉर्मूला खरीदने बाहर के देशों में जाने लगे, और चाइना ने इसमें लिप्त पाए गए लोगों के लिए डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई, जिनमें उन कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स भी शामिल थे। चाइना ने सबसे सख्त तरीके से सीखा कि फूड ट्रस्ट बनाने से ज्यादा फास्ट कोलैप्स हो सकता है। यूरोप ने एक अलग लेसन लिया, उन्होंने ट्रेसेबिलिटी में हैवी इन्वेस्टमेंट किया, हर बैच, हर शिपमेंट, हर प्रोसेसर लॉग्ड और लिंकेबल, ताकि कंटेमिनेशन कभी आए तो रेगुलेटर्स उससे घंटों में ट्रेस कर सकें, महीनों और सालों में नहीं। न्यूजीलैंड ने तीसरा रास्ता लिया, उन्होंने अपनी डेयरी रेपुटेशन को ही नेशनल एक्सपोर्ट एसेट बना दिया। मिल्क क्वालिटी प्रोटेक्ट करना एक्सपोर्ट प्रोटेक्ट करने जैसा ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि एक छोटे देश के लिए भरोसा ही प्रोडक्ट था। तो इंडिया के सामने चैलेंज ये नहीं कि उसे ये मॉडल पता नहीं, चैलेंज ये है कि इंडिया की डेयरी स्ट्रेंथ, लाखों छोटे किसान, लाखों डेयरी माइक्रो ट्रांजेक्शन, अगर स्ट्रक्चर ही देखा जाए तो चाइना के कुछ
चुनिंदा मेगा डेयरीज या न्यूजीलैंड के कुछ टाइटली कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट पाइपलाइन का अपोजिट है। जो चीज इंडिया की डेयरी स्टोरी को रिमार्केबल बनाती है, वही चीज किसी और का सॉल्यूशन डायरेक्टली कॉपी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनाती है। तो क्या भारत का कानून एक्चुअली कहता क्या है इस फ्रॉडस्टर के बारे में, जो आपको दूध में पानी मिला के या केमिकल फेक करके बेचते हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर अनसेफ फूड बेचना सिर्फ सब स्टैंडर्ड नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी जनरली डेंजरस है। इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद और लाखों रुपए का फाइन तक जा सकता है, खासकर जब मिलावट से एक सीरियस हार्म या डेथ हो जाए। एफएसएसएआई का अपना लेयर्ड सिस्टम है। स्टेट लेवल फूड इंस्पेक्टर, मोबाइल टेस्टिंग वैन्स, मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्ट फील्ड किट्स और फॉस्कोस लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन नेटवर्क, जो छोटे वेंडर्स को भी ट्रेसेबल अम्ब्रेला में लाने के लिए बनाया गया है। लेकिन एक बार रुकिए, पेपर पे ये काफी सीरियस लगता है, तो फिर मिलावट फिर भी क्यों सामने आ रही है? देखा जाए तो इसमें कुछ तरह के स्ट्रक्चर्ड गैप हर ऑडिट और रिपोर्ट में रिपीट होते हैं। सबसे पहला आता है पहुंच, ना कि कानून। ज्यादातर एनफोर्समेंट कैपेसिटीज सिटीज में कंसंट्रेटेड है, यानी कि शहरों में ही काम करती हैं। लूज डोर स्टेप मिल्क इकोनॉमी, जहां ज्यादातर इंडियंस एक्चुअली दूध खरीदते हैं, वही इंस्पेक्शन डेंसिटी सबसे कम है। दूसरा, टेस्टिंग की स्पीड और फ्रॉड की स्पीड। स्टैंडर्ड लैब कंफर्मेशन में दिन लगा सकते हैं और मिलावटी सामान घंटों में बिक कंज्यूम हो जाता है। और अगला है डिटरेंस गैप, यानी कि खाने की मिलावट की कन्विक्शन कंपैरेटिवली कम है। एफएसएसएआई के अपने खुद के टेस्टिंग का सिस्टम भी 100% करेक्ट नहीं रहता। इसकी वजह से चीटर्स चीट करने से नहीं डरते और पकड़े जाने का खतरा दूर हो जाता है। ये वही लॉजिक है जो नकली दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकली नोट चलाते हैं। हाँ, पर प्रोडक्ट अलग है, लेकिन इंसेंटिव, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम एनफोर्समेंट रिस्क, ये सब बराबर रहता है। तो क्या चेंज होना चाहिए? डेयरी इकोनॉमिस्ट और एफएसएसएआई के खुद के सर्वे 3 फिक्सेस की तरफ पॉइंट करते हैं। जल्दी से जल्दी ऑन द स्पॉट डिजिटल टेस्टिंग विलेज कलेक्शन सेंटर लेवल तक ले जाने, सिर्फ सिटी लैब्स तक नहीं। अनऑर्गेनाइज्ड लूज मिल्क सेक्टर को फॉर्मली कोऑपरेटिव नेटवर्क में बंद कर देना, जिससे ऑपरेशन फ्लड ने किया था। और आती है ट्रेसेबिलिटी, यानी कि एग्जैक्टली पता हो कि 1 लीटर किस किसान से आया है। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट बनाना, सिर्फ बड़े ब्रांड्स के प्रीमियम फीचर्स नहीं। मिलाने वाले तो मिलावट कर जाते हैं, लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? आप और हम। फ्रॉस्टर नहीं, भी इमीडिएटली तो नहीं, मिडिलमैन भी नहीं। प्राइस वो चुकाता है जिसने इस पूरी चेन में एक भी डिसीजन नहीं लिया। स्कूल जाने से पहले दूध पीने वाला बच्चा, बीमारी से रिकवर करता पेशेंट, बेसिक न्यूट्रिशन के लिए दूध पे डिपेंड करने वाले बुजुर्ग, वो फैमिली जो सिर्फ लेवल पे बिलीव करती थी। ट्रस्ट अजीब तरीके से बिहेव करता है। जब ये जाता है तो कोई नोटिस नहीं करता। ये इनविजिबल, एज्यूम्ड और ऑटोमेटिक होता है। जिस दिन ये टूटता है, सब एक साथ नोटिस करते हैं और दोबारा बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, दिन नहीं। चाइना अभी भी उस भरोसे पर काम कर रहा है, 17 साल बाद भी उसे पूरी तरह बना नहीं पाया। यही वजह है कि फेक मिल्क कभी भी दूध की कमी नहीं होता। ये कहानी हमें यही दर्शाती है कि हमारा फूड सिस्टम सीक्रेटली कितना भार अनवेरिफाइड ट्रस्ट के कंधों पर कैरी कर सकता है। और जिस दिन वो वेट टेस्ट होता है, उस दिन क्या होता है? तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या हिंदुस्तान में ये ऐसे ही चलता रहेगा? यहाँ स्टोरी चिंता से ज्यादा जेन्युइन मूवमेंट की तरफ उड़ती है। वही दशक जिसने सस्ता सिंथेटिक मिल्क दिया, एक्यूरेट डिटेक्शन भी दिया है। पोर्टेबल एडल्ट्रेशन टेस्टिंग किट्स अब लैब इक्विपमेंट्स के फ्रैक्शन कॉस्ट में अवेलेबल है और एक फील्ड इंस्पेक्टर इन्हें मिनट्स में ऑपरेट कर सकता है। डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म जो यूरोप ने अपनी डेयरी इंडस्ट्री के लिए शुरू किया था, इंडियन कोऑपरेटिव्स भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। दूध को फार्म प्रोसेसिंग के प्लांट तक एक सिंगल डिजिटल लेजर तक ले जाते हैं। एआई असिस्टेड क्वालिटी मॉनिटरिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड सेंसर सेकंड्स में अपना काम कर सकते हैं, जो पहले एक सर्टिफाइड केमिस्ट अब पूरा दिन लेता था। एफएसएसएआई का फॉस्कोस नेटवर्क अब लाखों बिजनेसेस को डिजिटली रजिस्टर और ट्रैक करता है, जो एक दशक पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। इंडिया की डेयरी हिस्ट्री में पहली बार रेगुलेटर्स के पास फूड ट्रैक करने का एक रियलिस्टिक शॉट है, जो डिकेड पहले एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रॉस्टर स्मार्ट हो रहे हैं, पर पहली बार डिटेक्टर्स भी स्मार्ट हो रहे हैं और दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है। और यही चीज हमें वापस उसी गिलास दूध तक ले जाती है जहां से हमने कहानी शुरू की थी। व्हाइट, ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल, या शायद नहीं, क्योंकि उस गिलास के अंदर मॉडर्न इंडिया की सबसे फैसिनेटिंग, कम सुनाई जाने वाली कहानियों में से एक छुपी है। किसान, मार्केट्स, केमिस्ट्री, लालच, रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी, इन सब की कहानी, और सब धीरे धीरे एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं।
भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन ऑलरेडी जीत चुका है। प्रोडक्शन तो कभी एक सवाल था ही नहीं, नंबर्स ये प्रूफ कर चुके हैं। जो लड़ाई अभी भी लड़ी जा रही है वो पूरी तरह अलग है। क्वांटिटी की लड़ाई नहीं, ऑथेंटिसिटी की लड़ाई है, सही और गलत की। इतना दूध बनाने की लड़ाई नहीं, बल्कि भारतीय एक्चुअली कितना भरोसा कर सकते हैं हर सुबह बिना दोबारा सोचे। लड़ाई इस बात की है। और शायद असली सवाल कभी ये नहीं था क्या ये दूध रियल है। असली सवाल ये है क्या 140 करोड़ लोगों का देश हर दिन जो कंज्यूम करता है उसे ट्रस्ट करता है और करता रहेगा। और पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और ऑनेस्टी में क्या लगेगा ताकि ये ट्रस्ट फिर से बढ़े और फिर से अपनी तरफ पहले जैसे स्टेब्लिश हो। वो जवाब इंडिया के फूड फ्यूचर को शायद दूध से भी ज्यादा शेप करेगा। और सच पूछिए तो कहानी दूध तक नहीं रुकती। आज के टाइम में हर चीज में आपको मिलावट देखने को मिलेगी। अगर दूध में मिलावट हो रही है तो उससे होने वाले अगले प्रोडक्ट कैसे सेफ रहेंगे। और यही कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को एक फूड एडल्ट्रेशन और लॉ की जरूरत है जो स्ट्रिक्टली एनफोर्सेबल हो, फाइन तक नहीं, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जिससे मिलावट करने वाले डरें, क्योंकि बिल हम और आप चुका रहे हैं। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बीमारियां दुनिया के एवरेज से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने बच्चों, परिवार वालों को एक मिलावटी दुनिया के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं या कदम उठाकर कुछ बदलने की मांग कराना चाहते हैं। आगे आने वाले न्यूज के ऐसे एनालिसिस के लिए बने रहिए मेरे साथ वर्ल्ड नाउ पर। थैंक यू ऑल।